तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि आज का चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच। तो अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मांग की लोच होता क्या है, एक मिनट रुकिए। तो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मांग की लोच हमें करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता ही है। और हमने डिमांड का चैप्टर कर लिया है, ये हम मान रहे हैं कि आपने डिमांड की वीडियो देख ली है। अब समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, यहाँ फिलहाल के लिए मोहन रख देते हैं, ठीक है। अब मोहन क्या है ना, हर साल जब प्राइस रजिस्टर वो कॉपी खरीदता था, नोटबुक, एक नोटबुक खरीदता था, यहाँ नोटबुक बनाए थे। जब नोटबुक या रजिस्टर जो आता था ना, 10 रुपये का आता था, तो वो हर साल, या मान लो 20 रुपये का जब रजिस्टर आता था, तो हर साल वो डिमांड करता था, 30 रजिस्टर की डिमांड करता था कि 30 रजिस्टर मैं खरीदूंगा। लेकिन इस साल क्या हुआ, जब वो दुकान पर गया ना, तो उसे पता लगा कि रजिस्टर जो है ना 22 रुपये का हो गया है। तो उसने कहा, क्या कहा कि भाई मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं, उसने डिमांड कितनी कर दी, 0। उसने एक भी नोटबुक नहीं खरीदी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। क्योंकि प्राइस में क्या आ गया, प्राइस में आ गया चेंज, है ना, प्राइस में क्या आ गया, चेंज। तो इसकी वजह से उसकी डिमांड में क्या आ गया, उसकी डिमांड में आ गया चेंज, यानी कीमतों में परिवर्तन की वजह से जो परिवर्तन मांग में आए उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझ आ गया होगा कि जो आम लाइफ में किसी भी वस्तु की कीमत में या किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने की वजह से उस कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आता है ना, या उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है, उसे बोलते हैं हम मांग की लोच। अब देखो, ये आप देख सकते हो, डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक, ये जो लिखा हुआ है ना चेंज, इसको चेंज पढ़ना, ठीक है, लिख लेना अपने रजिस्टर में। हिंदी में लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को एक बार। तो देखो, मांग की लोच से अभिप्राय कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग में आने वाली परिवर्तन को, मांग में आने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं, ठीक है। मैं स्पीड से लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग ख़राब हो सकती है, इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पर। मांग की लोच कहते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं इसको, ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी मांग की लोच के प्रकार, है ना, मांग की लोच के प्रकार। तो ये कितने हैं अभी देख, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखते हैं यहाँ पर, एक, या ये पहला यहाँ ऐसे लाइन से, पहला है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इंग्लिश में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। आप समझ लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें देख लेना, वेरीफाई कर लेना दोबारा से। हिंदी में इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, ठीक है। दूसरा है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ओके। हिंदी में इसका मतलब है इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार मांग, ओके। तीसरा तीसरा है इसमें लेस देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी सब समझेंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इकाई से कम लोचदार मांग, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है इसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। हिंदी में पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, ठीक है। फिफ्थ है परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी ये परफेक्टली इनइलास्टिक था, ये आएगा
तो देखो यहाँ पर मांग के लोच के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलास्टिक और डिमांड हमारे पास 5 हैं। पहला है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दूसरा है मोर देन यूनिटरी, तीसरा है लेस देन यूनिटरी, चौथा है परफेक्टली इनइलास्टिक और पांचवा है परफेक्टली इलास्टिक। हिंदी वालों के लिए थोड़ा देख लो आप, इसके बाद हम अब आगे करते हैं इसको। तो देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर डिमांड है, तो ये क्या होता है, इसमें डेफिनेशन जो लिखेंगे ना वो पहले मैं ऐसे बता देता हूँ कि जब मांग में यानी डिमांड में जो चेंज है, मान लो एक जो बच्चा है, मान लो जैसे बताया था कि कीमत में जितना चेंज आएगा ना प्राइस में, उतना ही चेंज जो है ना डिमांड में आए। डिमांड को हम क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। हमने ये बात डिमांड के चैप्टर में हमें पता लगी थी, ठीक है। तो जितना परसेंटेज चेंज इसमें आएगा, परसेंटेज चेंज, उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में आए, तो हम इसे बोलते हैं इकाई के बराबर लोचदार मांग। इसका डायग्राम एक बार बना के देखते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये है OXY, ठीक है। मान लो जब प्राइस P थे तो डिमांड Q थी। जब प्राइस घटकर P1 हुए तो डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? हमें पता है, डिमांड के चैप्टर हमने करा है कि जब प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है Q1। और ये दोनों पॉइंट से मिलाकर हमने बना दिया डिमांड कर्व। ये भी हमने मांग की डिमांड वाले चैप्टर में हमें पता है। तो यहाँ देखो कि जितना चेंज प्राइस में आया, तो देखो जितना चेंज इधर प्राइस में आया उतना ही चेंज किधर आया, डिमांड में आया। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया उतना ही परसेंटेज चेंज डिमांड में आया। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इकाई के बराबर लोचदार मांग, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखना होता, बस लिखना होता है कि इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन के बाद मांग में भी समान प्रतिशत परिवर्तन आता है। इंग्लिश में लिखते हैं कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो मिल जाएगी नोट्स में, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा तो टाइम लगेगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। अब दूसरा केस है हमारे पास मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। जैसे कि पता लग रहा है नाम से ही कि इसमें मांग में ज़्यादा परिवर्तन आता है। मान लीजिए परसेंटेज चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर है और परसेंटेज चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज है, ठीक है। मुझे बार बार ना बताना पड़े, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यहाँ पर वैसे क्वांटिटी डिमांड बोला जाएगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट में आपके समझने के लिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड। जब मांग में ज़्यादा, जब मांग में डिमांड में ज़्यादा चेंज आए, जब कीमतों में चेंज की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज आए, तो उसे बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या फिर इकाई से अधिक लोचदार मांग। एक बार डायग्राम देखो और इजीली और अच्छा समझ आएगा। एक बार डायग्राम बनाते हैं। मान लो यहाँ पर हमने OXY हमने डिमांड कर्व्स बनाने डिमांड वाले चैप्टर में सीख लिया। अगर आपने नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लेना, ठीक है। फिलहाल मान लीजिए जब प्राइस P थे तो डिमांड Q थी, ठीक है। जब प्राइस घटकर P1 हुए तो डिमांड बढ़ेगी जब प्राइस घटेंगे तो, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है ना। डिमांड में कितना चेंज आया, इतना। ये दोनों पॉइंट्स को मिला के हम डिमांड कर्व बना देंगे। और तो यहाँ देखो कि जितना चेंज प्राइस में आया उससे ज़्यादा चेंज कहाँ आया, डिमांड में। तो इसे बोलेंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। लोचदार तो है लेकिन अधिक लोचदार, क्योंकि मांग में कीमतों में परिवर्तन के बाद ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट ना। चलो इसके नोट्स तो मिल ही जाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है इकाई से कम लोचदार मांग। नाम से पता लग रहा है कम, यानी इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड शॉर्ट में। तो जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो छोटा होगा, क्यों, इकाई से कम लोचदार मांग, यानी मांग में कम चेंज आएगा प्राइस में चेंज आने से। जब प्राइस में चेंज आएगा ना उससे ज़्यादा, वो उससे कम चेंज आएगा डिमांड में, ठीक है। परसेंटेज प्रोपोर्शनेट, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये हमने OXY बना लिया। मान लो जब प्राइस P थे तो डिमांड कितनी थी, Q, ठीक है जी। जब प्राइस P थे तो डिमांड कितनी थी, Q। जब प्राइस घटकर P1 हुए तो डिमांड बढ़कर कितनी हुई, Q1।
जब प्राइस घटेंगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी ना। ठीक है जी। अब प्राइस में चेंज आने की वजह से प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ी, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी। प्राइस में चेंज आ रहा है इतना सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन डिमांड में यहाँ से लेके यहाँ तक केवल इतना सा चेंज। प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, डिमांड में कम चेंज आया। जब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कम परसेंटेज चेंज आए तो उसे बोलते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, ये वह स्थिति है जिसमें कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन आता है। या इंग्लिश में बोलेंगे इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज और लीड्स टू लेस परसेंटेज चेंज इन डिमांड और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। ठीक है, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, डेफिनेशन मिल जाएगी। समझना मेन चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसके बाद है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं तो भी मांग में, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन, यहाँ लिख देते हैं नो चेंज इन डिमांड। जैसे मान लो नमक है, नमक की कीमत बढ़े या घटे उसकी डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। या जैसे सिलेंडर है, घर के जो सिलेंडर होते हैं उनके प्राइसेस बढ़े या घटे ज़्यादा डिमांड में चेंज नहीं आता। पेट्रोल डीजल है या जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, या मेडिसिन वगैरह हैं, हेल्थ की जितनी भी, तो जो आवश्यक वाली वस्तुएं होती हैं ना, उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। क्या होती है, इनइलास्टिक। आगे से कभी भी रियल लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो आप उसको कंपेयर कर लेना कि इसकी डिमांड इनइलास्टिक है, लेस देन इलास्टिक है, मोर देन इलास्टिक है। अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा ही रेयर है, बहुत ही कम है मार्केट में, है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक मिलेगी। प्राइस बढ़ जाए तो भी लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। कोई प्रोडक्ट थोड़ा बहुत रेयर है, मतलब कम ही लोगों के पास मिलता है, तो आप देखोगे कि उसकी डिमांड लेस देन यूनिटरी होगी, यानी उसकी कीमतों में परिवर्तन से मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, कम परिवर्तन आएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो सबके पास है, कहीं भी मिल जाएगी, तो उसकी डिमांड ज़्यादातर आपको मोर देन यूनिटरी मिलेगी। तो ये मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन बेसिस पर समझा रहा था। हाल फिलहाल आपको सिर्फ डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है। इसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये हमारा डायग्राम है OXY। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो यहाँ हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांड। ये हमने मार्केट वाले डिमांड वाले चैप्टर में कर रखा है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ लेंगे प्राइस OY एक्सिस पर, इस वाले Y एक्सिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये डिमांड है, ये डिमांड कब है हमारा, यहाँ मान लो प्राइस P है तब भी डिमांड कितनी है, Q। जब प्राइस घट गए, P1 हो गए, तब भी डिमांड क्या रही, Q। जब प्राइस बढ़ गए, P2 हो गए, तब भी डिमांड क्या रही, Q। इससे पता लगता है कि ये डिमांड कर्व जो है ना, वर्टिकल जो सीधा खड़ा हुआ है, ये डिमांड कर्व ये दिखा रहा है पूर्णतया बेलोचदार मांग। मांग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मांग बेलोचदार है, इन इलास्टिक है। कीमतें बढ़े या घटे कुछ भी हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसकी डेफिनेशन भी वही बनेगी कि इससे अभिप्राय उस स्थिति है जिसमें कीमतों में परिवर्तन के पश्चात या बाद मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। इंग्लिश में इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच नो चेंज ओकर्स इन डिमांड विद या ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट केस आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये भी बहुत सिंपल है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है प्राइस में थोड़े से भी चेंज आ जाए, थोड़ा सा भी अप डाउन हो जाए, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, हिंदी में थोड़ा सा चेंज या ए लिटिल बिट चेंज कैन लीड, या इस थोड़े बहुत चेंज की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। इनफाइनाइट चेंज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इनफाइनाइट क्या चेंज इन डिमांड। डेफिनेशन क्या बनेगी एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, कीमत में थोड़े से परिवर्तन के बाद भी डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इंग्लिश में बोलेंगे कि ए स्मॉल चेंज इन प्राइस कैन लीड टू इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जब प्राइस 20 रुपये के थे नोटबुक के, रजिस्टर के, है ना, नोटबुक के, तो जो हमारा केस शुरुआत में मोहन था, तो वो मान लो 50 रजिस्टर खरीदता था हर साल, नोटबुक खरीदता था। इस बार क्या हुआ, नोटबुक की कीमत बढ़ के 25 रुपये हो गई, 21 रुपये हो गई, केवल 21 रुपये, 1 रुपये बढ़ा, उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसने डिमांड कितनी कर दी अपनी, यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं हम, और यहाँ डिमांड, उसने डिमांड कितनी कर दी अपनी, 0।
थोड़े से भी परिवर्तन के बाद उसने डिमांड कितनी ज़्यादा चेंज आ गया तो उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। या इसका उल्टा केस ले लो, प्राइस क्या थे 20, डिमांड कितनी थी 50। जैसे ही प्राइस जो है 19 रुपये हुए, उसने ट्रक भर के रजिस्टर मंगा लिया, 500 रजिस्टर मंगा लिए, 5000 रजिस्टर मंगा लिए। थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आ गया, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है, वो हमने लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड के चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। आपको पिछला चैप्टर अच्छे से रखना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक दूसरे से लिंक है सारे चैप्टर। आगे जो भी हम चैप्टर करेंगे, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। यहाँ एक बार डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है कभी अगर बाद में फ्यूचर में इकोनॉमिक्स पढ़ने का दिल किया है ना, या समझने के लिए, अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डायग्राम से हमारे दिमाग में ना ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। फ्यूचर में हम कोई भी काम करेंगे ना, किसी और इकोनॉमिक्स के अलावा भी, तो हम उसमें भी डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम पर्पस से तो है ही, मार्क्स तो इसके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब देख लो, इसका डायग्राम बनता है सीधा। ये सीधा डायग्राम, आप तो बोलोगे स्मॉल चेंज, थोड़ा सा चेंज आए प्राइस में, मान लो पी है, प्राइस पर डिमांड इनफाइनाइट जा रही है। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि थोड़ा सा चेंज जो है बहुत ज़्यादा चेंज ले आता है डिमांड में, आपने तो दिखाया नहीं। तो इतना थोड़ा सा चेंज है कि इसमें दिखा भी नहीं रहे हम। मान लो प्राइस गिर गए, बढ़ गए तो डिमांड हो जाएगी, मान लो अगर प्राइस यहाँ से ज़रा से भी बढ़ गए, थोड़े से भी बढ़ गए, तो डिमांड हो जाएगी जी जीरो पहुँच जाएगी डिमांड। और वो कह रहा है कि प्राइस अगर यहाँ से थोड़े से भी गिर गए तो डिमांड पहुँच जाएगी इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये डिमांड का जो दिखाया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल इसलिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। बस इतना ही समझ लो आप। इसे बोलते हैं अनंत वाला जो है ना, हॉरिजॉन्टल आ जाता है। आप ये दो चीज़ें याद रखना इंग्लिश वालों, कि हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल। आगे पढ़ते, अब देखो इसके ना न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, वो क्वेश्चन बोलता है आपको कि अगर मान लो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पूरा लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, पहला क्वेश्चन है तो क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पर लिख देते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ पर मान लो वो बोलता है कि जब प्राइस 10 रुपये थे किसी भी कमोडिटी के, और जब वो 5 हुए तो डिमांड जो है ना, पहले 40 थी अब 60 हो गई। अब वो पूछ रहा है बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ईडी जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ पे माइनस लगा होगा। पी मतलब प्राइस कितना है, क्यू मतलब क्वांटिटी, डिमांड कितनी है, डिमांड को हम क्यू से शो करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज हुआ। डेल्टा पी मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ। अब देखो, अगर मैं इसी वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स कराने लगूंगा तो वीडियो बन जाएगी 40-50 मिनट की, आप देखोगे नहीं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, कंपलसरी है अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट आसानी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।